बात हो रही है सेक्शन सी की। सेक्शन सी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला देखते हैं, एक्स ए प्लस ओके एंड वाई बी प्लस आर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अच्छी बात है, आपके पास है एक्स ए प्लस और वाई बी प्लस, ये है हाइड्रोजन लाइक, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है इनमें। तो ए प्लस मतलब अगर ए, जैसे अगर +1 होता है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है, प्लस ए है इसका मतलब ए इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। और अगर ए इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं और तब ये आया है, इसका मतलब और तब हाइड्रोजन लाइक बन गया है, तो इसका मतलब टोटल न्यूट्रल एटम जब होता तो इसमें A+1 इलेक्ट्रॉन थे और न्यूट्रल था, इसका मतलब A+1 ही प्रोटॉन्स थे। तो इसका मतलब X का जो एटॉमिक नंबर है वो है A+1 और जो Y का एटॉमिक नंबर है वो है B+1। अवश्य ऐसा ही होगा, क्यों? इनके इसी लक्षण से पता चलता है। The wavelength of light absorbed during the transition between states with principal quantum numbers 1 and 2। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात आ गई तो मतलब बोर्स थ्योरी भले ही आप सोचें ना लगे, लेकिन मुद्दे की बात एक चीज तो पक्की, हाइड्रोजन लाइक है तो बोर के जद में तो ये हैं, हम बात तो बोर की कर ही सकते हैं। और बोला है 1 से 2 के बीच में लैम्डा आ रही है। रिडबर्ग्स फार्मूला 1 by लैम्डा इज RH z square 1/1 square minus 1/2 square which is RH z square by into 3/4। अच्छा, ये क्या है? ये किसके लिए बोला है? दिस इज फॉर एक्स ए प्लस, तो ये एक्स के लिए है, तो एटॉमिक नंबर एक्स का होगा। ओके, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। फिर बोला है द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट्स विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स 2 to 4 फॉर वाई। अब वाई की बात हो रही है, ये 9 लैम्डा है। वेवलेंथ ज्यादा है मतलब एनर्जी कम है, ठीक है। अच्छा, अब एक गैस मारते हैं क्या कि अगर इसी में, अगर x में ही यहां 3/4 था और यहीं पर अगर गलती से 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर कर देते तो आया था 1/4 माइनस 1/16 विच वाज 3/16। तो जिस x में 1 से 2 ट्रांजिशन में लैम्डा चाहिए, इतनी कुछ उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी hc/लैम्डा चाहिए फोटोन की, अगर इसी x में 2 से 4 के बीच में ट्रांजिशन होता तो मुझे 3/16, 3/4 के स्थान पे 3/16 एनर्जी चाहिए होती, 1/4 चौथाई एनर्जी चाहिए होती। अगर एनर्जी फोटोन की 1/4 हो गई, अगर एनर्जी फोटोन की 1/4 हो गई तो वेवलेंथ 4 गुनी 4 लैम्डा हो जाती। तो अगर यही फॉर्मूला मैं x में लगाता तो यहां पर लैम्डा की बजाय ये 2 to 4 ट्रांजिशन में 4 लैम्डा वेवलेंथ आती। अपने को 9 लैम्डा आ रही है और गिरी हुई एनर्जी और कम एनर्जी, सस्ते में काम हो रहा है। मतलब यही 2 to 4 ट्रांजिशन जो y में हो रहा है, अगर x में होता तो एनर्जी ज्यादा लगती, कितनी? करस्पॉन्डिंग टू 4 लैम्डा, और यहां लग रही है कितनी? 9 लैम्डा। एक बात तो समझ में आ रही है हमारे, क्या समझ में आ रही है कि एटॉमिक नंबर ऑफ x इज मोर देन एटॉमिक नंबर ऑफ y। ये पक्का है, क्यों? क्योंकि y में वही ट्रांजिशन कम एनर्जी में हो रहा है, लैम्डा ज्यादा मतलब कम एनर्जी में हो रहा है। अगर वही ट्रांजिशन x में होता, एनर्जी ज्यादा मांगता। y की इक्वेशन लिखते हैं 1/9 लैम्डा इज RH z of y the whole square 1/2 square minus 1/4 square which is RH into atomic number of y का square 3/16। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। मौका भी और दस्तूर भी, फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई और सेकंड भी। क्या करें इनका? डिवाइड मार दे, क्या होगा? गंदी लैम्डा RH वगैरह कट जाएंगे। अच्छा, क्या जाएगा देखते हैं। 1 लैम्डा अपॉन 9 लैम्डा, क्या कर रहा मैं? 1/2 कर रहा हूं, तो ये जाएगा 9। RH करके ZX और ZY
ZX A+1 और ZY B+1 दी होल स्क्वायर। रक्षा कर प्रभु। और ये क्या है 3/4 डिवाइडेड बाय 3/16, 3/4 कट गया इंटू 4 ये बच गया। अच्छा तो A+1 अपॉन B+1 कितना आ गया 9/4 का रूट विच इज 3/2। ओके एक रिलेशन आ गया ए और बी के बीच में और पूछा है द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ A प्लस बी इज, कम से कम कितना होगा A प्लस बी। देखो बाबू हाइड्रोजन लाइक है तो एक बात तो पक्की है कि हाइड्रोजन कैटायन है तो हाइड्रोजन खुद तो नहीं है। हाँ तो कम से कम हीलियम तो होगी, एक ऊपर तो चढ़ो। अब इसमें ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, एक्स का या वाई का, और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर हैं, एक्स का ज्यादा वाई का कम है, तो मिनिमम ये मिनिमम शायद हीलियम होता, यानी कि ZY बराबर मिनिमम 2 होता। और अगर ये मिनिमम 2 था तो B की मिनिमम वैल्यू कितनी, ZY इज मिनिमम 2, तो B की कम से कम वैल्यू 1 तो आनी चाहिए थी। और एक दूसरा कंस्ट्रेंट भी है कि एटॉमिक नंबर्स इंटीजर होने चाहिए ऑफ कोर्स। तो ये तो तुक्के मार मार के देखा जा सकता है। कैसे, अगर मान लो मैं B की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 + 1 2, तो अगर B की वैल्यू अच्छा तो क्या आ जाएगा, इफ B इज इक्वल टू 1 या B मिनिमम इज इक्वल टू 1, कम से कम A, तो क्या A इंटीजर आएगा, देखते हैं। 2 2 कट गया तो A बराबर 3 आ जाएगा, 3 - 1 विच इज 2, और ये बैठ जाएगा। हाँ जी, तो A प्लस B की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 2 3, तो कम से कम इन कंडीशंस के अनुसार A प्लस B की वैल्यू 3 आ जाएगी। अदरवाइज लेते तो अगली वैल्यू B की क्या होती, 1 के बाद फिर वैल्यू 3 होती, क्योंकि 3 + 1 4 कट जाता और उससे भी एक ही इंटीजर वैल्यू आती, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कितना भी कह जा सकते हैं आगे। अब इसमें ट्विस्ट जो देखिए खूबसूरत है वो ये है, आपसे इस वहां तो बोर्स थ्योरी कराई है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो खाली डराने के लगा दिया, बोर्स थ्योरी तक बड़ा सिंपल था। अब यहां जो शरारत करी उन्होंने, A प्लस B की मिनिमम वैल्यू पूछकर यहां कॉमन सेंस जो सबसे खतरनाक और रेयर सेंस है उसको लगाकर आपसे कॉमन सेंस का मैनिपुलेशन कराया। ये सबसे बढ़िया और बेहतरीन ट्विस्ट है किसका, इस क्वेश्चन का। अच्छा प्रश्न है, अगर ये A प्लस B वाला ट्विस्ट न लगाया होता जो कॉमन सेंस से होता, इसका कोई रटा हुआ फॉर्मूला नहीं है, इसकी खूबसूरती ये है। कहा क्या रटे हम ताकि इसका आंसर धड़ाधड़ निकल जाए, कुछ रट के ना होगा। मौके पे चौका मारना ही एकमात्र उपाय है इसका। आपको मौके पर अपनी सहज बुद्धि से सोचना होगा। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री के अच्छे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। रटे हुए क्वेश्चंस के पैटर्न के डोमेन से बाहर निकलकर नए नए कॉन्सेप्ट्स को, बगैर पहले से देखे हुए कॉन्सेप्ट्स को मौके पर अपनी ही बुद्धि से लगाकर सॉल्व करने का जो नैक है, जो पैशन है, जो अभ्यास है, अगर आपने वो किया हुआ है फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस का कोई भय नहीं है, आप कर ले जाएंगे। 10 में से 8 तो दूंगा कम से कम इस ट्विस्ट के कारण इस क्वेश्चन को। अगर ये न होती तो 5 के भी लायक शायद ही था, 8 साढ़े 8 9 तक भी सोच सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें। हाँ जी, at a given temperature 0.45 grams of acetic acid in 50 ml of water is shaken with 1 gram of charcoal। क्या क्या क्या, एक मिनट, आपके पास एसिटिक एसिड है, कितना है 0.45 ग्राम्स है और 50 ml है, तो C0 कितना है 0.45 ग्राम्स बाय 60 ग्राम्स पर 60 क्या है, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड होता है 60 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻³ लीटर्स। मोलारिटी निकाल रहा हूं, निकालो निकालो, क्या जाएगा, यह जाएगा 50 इंटू 60 3000 इंटू 10⁻³ 3, तो 0.15 मोलर। ठीक, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन था एसिटिक एसिड का, और उसको 1 ग्राम चारकोल के साथ शेक किया, बढ़िया किया, एंड द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 3। की पीएच 3 हो गई, मतलब क्या है, अगर कोई एसिड है Ha जो दे रहा है H++ A-, pH इज इक्वल टू 3 का मतलब है कंसेंट्रेशन ऑफ H+ इज 10⁻³। हाँ जी,
और क्या था, ये था C नॉट माइनस एक्स एक्स एक्स। अब पहले आप मैथ्स लगाने के पहले फिजिकली एक बार इमेजिन कर लिए हुआ क्या है। हुआ ये है कि आपके पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था, खुशी थी। अब जब आपने इसे चारकोल के साथ शेक कर दिया तो कुछ एसिडिक एसिड जाके चारकोल पे चिपक गया। अच्छा, एड्सॉर्प्शन हो गया। सॉल्यूशन में अब बचा कुछ एसिटिक एसिड ही है, तो जो पहले कंसंट्रेशन 0.5 था अब वो C नॉट डैश कुछ कम हो चुका है, क्योंकि कुछ एसिटिक एसिड जाके चिपक गया है कहां, चारकोल के ऊपर। pH है 10⁻, या pH है 3, H प्लस है 10⁻3, ये x की वैल्यू दे रखी है आपको। Ka क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन C नॉट माइनस एक्स, और Ka की वैल्यू शायद दी होगी आपको, हाँ 10⁻5। कर लो बात, 10⁻5। फिर ये सरल है, कैसे, अगर आप x को नेग्लिजिबल मान लिया, ज्यादा है नहीं, वैसे x कितना है 10⁻3, तो ये आएगा 10⁻6 अपॉन C नॉट माइनस 10⁻3 इसको 10⁻5। तो इसका मतलब 0.1 इज इक्वल टू C नॉट माइनस 10⁻3, तो C नॉट लगभग 0.1 मोलर ही है। ठीक है, तो ये C नॉट डैश, क्षमा चाहूंगा डैश लगाया, डैश। ठीक, तो वो एसिटिक एसिड जो मैंने घोला था तो 0.15 मोलर था, अब जब pH नाप रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि शायद 0.1 मोलर ही सॉल्यूशन में बचा हुआ है। तो ये अगर 0.1 मोलर ही बचा है तो शेष कहां गया, 0.05 मोलर कहां गया, वो जरूर एब्जॉर्ब कर लिया, किसने, चारकोल ने। ओके, ठीक है, चारकोल ले गया उसे, बिल्कुल। तो X is the mass of acetic acid adsorbed। कितना था, 0.45 ग्राम्स, और तब वो 0.15 मोलर था। एड्सॉर्प्शन हो गया 0.05, 1/3 का, 1/3 का हो गया तो 0.45 का भी 1/3, यानी कि 0.15 ग्राम्स। ये है वो एसिटिक एसिड जो एड्सॉर्ब हो गया है। C is the equilibrium concentration of acetic acid in solution after the adsorption is complete। तो C और कुछ नहीं, C नॉट डैश है, which is 0.1 मोलर। ठीक है, K and N are constants for acetic acid charcoal system at the given temperature। ये सब तो ठीक है, प्रश्न क्या है, if the plot of log of गंध versus log 10C, या log to the base 10 of C है, ये बेस है, ये gives a straight line with slope 1, the value of K in liter per mole is। एक बार इक्वेशन देखिए, बढ़िया इक्वेशन है, लॉग लगाते हैं एक बार, इसमें काम कराया है, मुफ्त नंबर ही नहीं है जी ने, मेहनत तो कराई है ठीक ठाक। तो log to the base 10 of x by m is log to the base 10 of K plus 1 by n log to the base 10 of C। ये है, अच्छा, और इसको आपने कर दिया y, और log 10C इसको कर दिया x, तो y बराबर mx प्लस c, और बोला है कि स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 1, तो स्लोप इज 1 by n, और जो देखा है 1, therefore n is equal to 1। द वैल्यू ऑफ k, अब n की वैल्यू तो 1 दे दी, क्वेश्चन में दे रखी है, और k की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लो, अब तो क्या करना बच गया है। log ऑफ x by m, x 0.15 था, और m सॉरी ये था log ऑफ 0.15 is log of C is 0.1 plus log to the base 10 of K। ये कोई बहुत रहस्यमय नहीं है, अगर इसको इधर ले आइए 0.15 अपॉन 0.1 1.5, तो K की वैल्यू आ जाएगी बड़े प्यार से 1.5। K की वैल्यू लीटर्स पर मोल में 1.5 ऐसी आ जाएगी। बेहतरीन क्वेश्चन,
आयनिक और सरफेस केमिस्ट्री को मिलाकर बनाया हुआ। अच्छा है। Let's note down simply the data of what has been conveyed. Beautiful question, but again, not very difficult. In a solvent S, a compound B is partially dissociated into C and D as given below. Fine. So I have B, takadak, 2C plus 2D. This has been given. If this is N naught 1 minus alpha, this is 2 N naught alpha, 2 N naught alpha, and N final is N naught 1 plus 3 alpha. You could say that in case you wished. Molar mass of B is 10 times the molar mass of S. Oh my God. We can just note it. What else can we do? Molar mass of B is 10 times the molar mass of S. Fine. The standard boiling point and enthalpy of vaporization of S, okay, TB of solvent is 400 Kelvin and delta H vaporization of solvent is 10 R in SI units. यहाँ तक पढ़ लिया हमने। फिर बोला है solution of B in S, okay, तो B को अपने solvent में घोल रखा है with an initial concentration 0.25%. Now I am given delta TB. Delta TB is how much? 408 is boiling point and boiling point of pure solvent is 400. So delta TB is 8 Kelvin. In this solution, mole percent of B that has been dissociated. So alpha पूछा है कितना है, एक तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में 100 मल्टीप्लाई करके। एक ही डेटा हमने नोट नहीं किया है, कौन सा? ये वाला। तो ये और लिख लीजिए। ये सब क्या है? ये गिवन है क्वेश्चन। 0.25% मास बाय मास, ये किसके लिए है? 0.25% मास बाय मास सॉल्यूशन के लिए। क्या करेंगे? मैंने अभी तक सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है और कुछ नहीं किया है। डेल्टा एच भी है और टीबी भी, मौका भी है और दस्तूर भी। तो केबी इज आर टीबी स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स डेल्टा एच वेपराइजेशन। आर टीबी स्क्वायर है जो है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ईश्वर जाने है जितना है, क्या करे उसका, अपॉन 1000 टाइम्स डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या दे रखा है? 10 आर। और टीबी कितना है? इसको अगर 400 केल्विन रखें तो रख ही देते हैं, चलो देखा जाएगा। अरे वाह, बहुत कुछ कट गया। क्या आ गया? 16 टाइम्स एमएस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आ गया केबी की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ तो आ गया। एंड डेल्टा टीबी इज केबी इंटू एम। तो आइए अब वहां पर इसको रख के देख लेते हैं, सिर्फ फॉर्मूले तो लगाने हैं। डेल्टा टीबी केबी इंटू एम, डेल्टा टीबी इज 8 केल्विन और केबी कितना था? 16 टाइम्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और मोलालिटी क्या है? मोलालिटी है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इनके नीचे मोलालिटी दी नहीं है, पर हमें मास परसेंट दिया है, तो मोल कंसेप्ट से निकाल लेते हैं। कैसे? मान लो लेट अस टेक 1 kg सॉल्वेंट। अपने को परसेंटेज बाय मास कितना है? 0.25%। ठीक, तो अगर 1 kg सॉल्वेंट आपके पास B है और आपके पास S है इनिशियली, तो अगर S आपके पास है 1 kg या 1000 ग्राम्स और कितना था? 0.25% बोला है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का मास लगभग सेम मान सकते हैं आप। तो B कितना है? 0.25
परसेंट ऑफ 1000 ग्राम विच इज 2.5 ग्राम। तो 1 किलो में 2.5 ग्राम मुश्किल से बी है, बहुत जरा सा। ये मास है अप्रोक्सीमेट। मोल कितने हैं? 1000 अपॉन ms, और ये कितना है? 2.5 अपॉन मोलर मास ऑफ बी। तो ये है m नॉट इंटू आई कह सकते हैं। m नॉट है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट है 2.5 अपॉन mv, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये 1, ये आ गई मोलालिटी m नॉट। और आई जी कितने थे? आई था 1 + 3 अल्फा। ओह, कहीं सॉल्व ना हो जाए, हो रहा है देखिए। अब तो तमाशा ही बचा है। 8/16 हाफ, और ms अपॉन mb, गौर कीजिए, mb/ms 10 था, तो यहाँ पे mb/ms चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और फिर 2.5। ठीक तो किया हमने, बहुत अच्छा किया। -1 बराबर 3 अल्फा। रक्षा कर प्रभु, कितना जाएगा? 2 - 1 1। वाह। तो अल्फा इज 1/3, therefore percentage dissociation is 33.33%। ध्यान रखना, इसमें हमने थोड़ी सी बहुत डेल्टा चीटिंग करी है। कौन सी? हमने सॉल्यूशन में 2.5% था, हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लिया। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कायदे में ये टोटल यहाँ पे सॉल्यूशन जो था, अब ये ज्यादा आ गया। कितना वो कितना ये 1002.5 ग्राम। तो थोड़ा सा हल्की सी चोरी करके 33.33 आ रहा है, अदरवाइज हल्का सा ऊपर नीचे भी आ सकता था, तो कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। ठीक है सर। हाँ बोलिए सर, बिना अप्रोक्सीमेशन करे 33.16 आया सर, तो अगर वो एग्जाम में अगर वही मार्क किया तो गलत होगा? नहीं, क्यों गलत होगा? तो और बढ़िया कर रहे हैं आप, कोई पाप नहीं कर रहे, अच्छा करके। पर क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर लेस देन 1% सॉल्यूशन तो गारंटी डाइल्यूट माने आते हैं, तो उनमें तो अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल लीगल है, कोई उसमें कोई बुरा नहीं मानता। तो जेई हमेशा एक रेंज ऑफ आंसर्स देता है, इससे इसके बीच में आंसर आ रहा है तो ठीक है आपका। तो 3.16 भी बहुत बढ़िया है, उसमें कोई शक नहीं है। 31.6, लेकिन ये भी है तो भी अच्छा है। लीगल रेंज क्या है, इतना है तो ठीक। मैं मेथड बता देता हूँ फटक से कैसे आएगा आपको, है ना, ताकि कोई भ्रम न रहे आपको। हमने कहा था मान लो 1 kg सॉल्वेंट है, उसकी बजाय हम ये कहते हैं 1 kg सॉल्यूशन है। तो ये हो जाता 1 kg, और ये हो जाता 2.5 ग्राम। तो ये 1 kg माइनस 2.5 ग्राम हो जाता, ऐसे। तो यहां जब हम मोलालिटी लिखते तो 1000 में वो कितना हो जाता है? ये 2.5, यानी कि 0.1 माइनस 0.0। हे राम, ठीक कहा मैंने? एक, हाँ सही किया, 0.9875, 0.9875 आ जाता है इस तरह से। तो जिंदगी थोड़ी सी एक बदनुमा दिखती, ठीक है। तो ये कितना? 1.0025 ऐसा आ जाता अल्फा। तो 1/3 के बजाय 1.0025/3, विच वुड हैव बीन पॉइंट, जो भी आता आपका, वो जो आप बता रहे हैं ना 31 पॉइंट, वैसे भी आता। अब चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। 33 पॉइंट, ठीक है। आप खुश? This was it. And this brings us to 13th. Beautiful question from coordination compounds. It says, consider that the coordinating atoms of ligands in cis cobalt NH3O4 Cl2 and mer cobalt NH3O3 Cl3 octahedral complexes are at the vertices of an octahedron. तो है ही, ठीक है।
माने न माने क्या, वो है ही तो, नॉट अ बिग डील। एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। क्या क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं एक ढांचा बना रहा हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। जानबूझकर थोड़ा लाइट कलर से बना रहा हूं ताकि बहुत दिखाई ना पड़े। टेंशन मत लो, दिखाई ऑक्टाहेड्रॉन पड़ना चाहिए, ना कि ढांचा। कोबाल्ट, 4 अमोनिया 2 क्लोराइड और वो सिस हैं, तो Cl और Cl सिस हैं, और NH3 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 ऐसे हैं। होने दो, ठीक है। ऑक्टाहेड्रॉन पूरा कर ले, हाँ करो। ऐसे ऑक्टाहेड्रॉन बन जाएगा। द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस, ट्रायंगुलर फेसेस की संख्या कितनी है इन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 1 N एटम एंड 2 Cl एटम्स एट देयर कॉर्नर्स। एक नाइट्रोजन है और 2 क्लोरीन है, एक नाइट्रोजन और 2 क्लोरीन, एक ये फेस है। अब यहां तो 2 नाइट्रोजन और 1 क्लोरीन, तीनों नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन 1 क्लोरीन ना, यहां NCl एक ये भी है ट्रायंगल, जैसे ये था ऐसे नीचे वाला फेस। ये 2 ही हैं क्योंकि Cl 2 ही हैं, 2 ही होंगे, तो इसमें तो 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है देखें, मर आइसोमर बोला था ना, हाँ जी, तो Cl Cl और Cl, N N और N, अमोनिया का मैंने N रखा है खाली ताकि देखने में पीड़ा ना हो। 2 क्लोरीन और 1 नाइट्रोजन, ये लो कर लो बात, 2 क्लोरीन 1 नाइट्रोजन, ऐसे नीचे वाले से भी ये 2 क्लोरीन और 1 नाइट्रोजन, 2 तो ये हो गए, फिर 2 क्लोरीन और 1 नाइट्रोजन, 2 क्लोरीन और 1, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 4 हो गए, 8 फेसेस हैं। अब जैसे ही मैं और कहीं घूमूंगा, ये 2 Cl और 2 Cl का कॉम्बो खत्म, अब Cl N N N N Cl ना 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 चले, तो 4 हैं इसमें, तो 4 और 2 टोटल कितने हैं? 6। देयर आर 6। सिंपल क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का हद से हद 6 मार्क्स देने चाहिए, किसमें डिफिकल्टी लेवल असाइन करें अगर 10 में से, तो मतलब आराम से डुएबल था अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है तो। क्वेश्चन नंबर 13 बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आइए देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस मेजर प्रोडक्ट्स X एंड Y आर एसाइक्लिक मोनोमर्स। अच्छा, एसाइक्लिक मोनोमर्स कौन है? मिथाइल आयोडाइड में पोटेशियम साइनाइड डाल दिया, CH3CN, CH3COOH, और यहां पे क्या किया, HVZ रिएक्शन, तो CH2Br COOH ये लगाया, और अमोनिया डाल दी तो CH2NH2COOH ये बनाया होगा। सच तो ये कि सॉल्ट बना होगा कायदे में, तो ठीक है, झगड़ा नहीं करते हैं, यही ठीक है। क्यों? आगे जरूरत इसी की पड़नी है। तो ये आ गया बाबू हमारा X ग्लाइसिन। जी हाँ, दुनिया का पहला अमीनो एसिड, छोटू मोस्ट ग्लाइसिन, ये X है। कैप्रोलैक्टम क्या बला है? लैक्टैम्स, साइक्लिक अमाइड्स आर कॉल्ड लैक्टैम्स, ये है कैप्रोलैक्टम। आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, टूट जाएगा, तो COOH 1 2 3 4 5, CH2 5 टाइम्स, और फिर NH2, ये है, ठीक, ये Y है। तो X और Y हमने दोनों अमीनो एसिड्स बना लिए। 500 moles of X and Y completely react with each other to give 1 mole of a single biodegradable acyclic ring नहीं बनेगी, copolymer Z as the only product. Find the amount of Z formed in grams is, पॉलीमराइज कराना है। कैसे कराएंगे? मुश्किल काम नहीं है। अमीनो ग्रुप है और COOH ग्रुप है, पेप्टाइड लिंकेज टिपिकल, कैसे? NH2 और इधर से COOH, यहाँ CH2 NH2 ऐसे है,
तो ये H और OH जब निकालेंगे आप यहां से तो NH, एक मिनट तो ढंग से एक बार बताएं आपको, ये कभी भी अमीनो एसिड्स हैं इस तरह से पॉलीमराइज करते हैं तो आपको बड़े प्यार से क्या होगा, यहां पर बीच में एक लिंकेज मिलेगी जिसे लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ये नई H2O निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा। अच्छा, ये तो आगे भी चलेगा? हाँ चलेगा बिंदास। कैसे? अब देखते जाओ, इधर जैसे ये था फिर से थोड़ा बड़ी जगह लिखता हूं तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपके पास है OH, CO, CH2 होल 5, NH2 प्लस OH, CO, CH2, NH2 प्लस OH, CO, CH2 होल 5 और फिर NH2 प्लस OH, CH2, ये चलता रहेगा ऐसे ही। क्या कर रहे हो ये? वही मॉलिक्यूल बार बार लिख रहा हूं। आपके पास ये Y था, ये X, फिर ये Y था, फिर ये X। आपको पॉलीमराइज कराना है, इजिली दिख जाए इसलिए समझा के बता रहा हूं। ये पानी निकाल दीजिए। अच्छा ऐसे, जी हाँ। कोने से क्या होगा? कोने का पानी तो नहीं निकलेगा, बीच का निकलेगा, क्योंकि कोने कॉर्नर पे कुछ तो आएगा ही जो आएगा। ठीक है, HO, CO, CH2 होल 5, NH, हाँ जी, और फिर CO, CH2, NH, हाँ फिर CO, CH2 होल 5, NH, हाँ भाई, फिर वही CO, CH2, NH। कथा जाए पूरी पूरी दोहराई, यही बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअली रिपीटिंग यूनिट क्या है? 500 मोल लिए हैं। तो आप ये देखें कि अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो CO, CH2 होल 5, NH, हाँ, फिर CO, CH2, NH, ठीक, फिर CO, CH2 होल 5, NH, CO, CH2, NH। ये वो यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। एक मोल इसका, एक मोल इसके से एक यूनिट बनती है, तो 500 मोल से कितनी यूनिट बनेंगी? मतलब एक अल्टीमेटली एक ही मोल बन रहा है ना, तो एक मोल में ही 500 बार ये रिपीट हो रहा होगा। तो एक बार इसको देखो, ये है क्या, कितना वजन है इसका, गिनो। CO 28, फिर CH2 होता है 14 5 70, NH 15, CO फिर से 28, फिर से CH2 14 और फिर से NH 15 2 30 कर लो। आप इस पूरे टुकड़े का वजन जोड़ो, कितना है, जोड़ लेंगे, उसमें 500 मल्टीप्लाई करो, कर लेंगे, करो देखिए कितना आता है। 8 2 16, 79 20, 3 2 5, 5 और 7 12, 13 14 15, अरे वाह, एक मिनट, मतलब 16 17 दो भी है, 170। तो 170 इंटू 500, रक्षा कर प्रभु, 85,000, इतने ग्राम्स पर मोल अगर ये पॉलीमर ही रिपीट हो रहा हो तो ये आ जाएगा। मत भूलना कि इस कोने पर OH और यहां अंतिम कोने पर H छूट गया है। एक एक ही आएगा पूरे मॉलिक्यूल में, बीच में 500 तो ये यूनिट आएंगी, पर एक H और एक OH एक्सट्रीम एंड्स पर आ जाएगा, उसका 18 और जोड़ लो तो 85,018 ग्राम्स एक ही मोल बना है, ये आ जाएगा 85,018। ये है आपका दिव्य और खूबसूरत आंसर।